हाँ जी गाइस, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें सब लोग। गाइस प्लीज कैमरा ऑन रखा करो अनलेस इट इज नेसेसरी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तभी बंद किया करो, अदरवाइज प्लीज कर लिया करो, मेरी रिक्वेस्ट है। तो गाइस जितने भी लोग हैं प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लो, अगर प्रॉब्लम है सिर्फ तभी ऑफ किया करो। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया है ये, क्योंकि बड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है कि मैं ऐसा लग रहा है कि किसी ब्लैक स्क्रीन को पढ़ा रहा हूँ। तो चेहरे देखते हैं थोड़ा अच्छा लगता है हंसते हुए, थोड़ा मैं जोक मारता हूँ पता भी चलता है कि हाँ किसी को जोक समझ आया कि नहीं आया। नहीं तो ऐसा लगता है अच्छा पता नहीं समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी, थैंक यू सो मच गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको क्या बताया था, कुछ किसी चीज के फ्लो में था, सॉरी वो अटक गया बीच में। क्या बताया था परीक्षा, अभी मिस कर गया फिर से। हाँ याद आ गया, याद आ गया कि आपको मैं ये कह रहा था कि आपको चैप्टर की एक बार रीडिंग जरूर लगानी चाहिए बेटा। रीडिंग बोल रहा हूँ, रटने को नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लाइनें रटनी है बेटा। रटना नहीं है कुछ भी। रीडिंग करो और इस इंटेंट से रीडिंग करो कि मैं अगर खुद इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और जो लाइन समझ नहीं आ रही बेटा उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो और मेरे से पूछो जरूर, सर ये क्या लिखा है, ये समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या है, या ये इसने क्यों ऐसा क्यों करा है। अगर कोई ट्रीटमेंट समझ नहीं आया तो वो भी करो। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस। और दूसरी चीज बेटा, ऑटोमेटिकली जैसे कई कई बच्चों से मेरी बात होती है तो वो क्वेश्चंस मांगते हैं प्रैक्टिस के लिए कि सर इसके लिए और क्वेश्चंस दे दो, प्रैक्टिस के लिए हमारा पेपर आ रहा है कुछ। तो सबसे पहली चीज आपकी क्या होनी चाहिए बेटा, प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए आपको। जैसे ही आपके चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म, सबसे पहले इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इलस्ट्रेशन कभी भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए कि इधर क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्वेश्चन है और राइट साइड में आंसर है। क्वेश्चन पढ़ा, अरे इसका ये होना चाहिए, राइट साइड में देखा और टिक हो गया जी। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। कभी मत करना बेटा ऐसे, यू आर वेस्टिंग एन इलस्ट्रेशन। हमेशा क्या करो, सॉल्यूशंस को ढक लो, उसके ऊपर कोई और कॉपी रख दो, कुछ भी रखो, उसको ढक दो, बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए आपको। पहले क्वेश्चन को पढ़ के, इलस्ट्रेशन को पढ़ के पूरा इलस्ट्रेशन अपनी कॉपी में सॉल्व करो। और अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सॉल्व करके होता है, ये पता होना चाहिए आपको। मैं हजार बार बोल चुका हूं, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे ना, जो मर्जी सीख लो सब बेकार। क्योंकि जब एग्जाम में करने को आएगा, जब अपने हाथ से नहीं करा होगा तो दिमाग में फिट ही नहीं होगा वो। जितना मर्जी बार अपने पढ़ लो, पढ़ने से नहीं होगा। कई बच्चे ऐसे करते थे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे सामने इलस्ट्रेशन है, देखो मेरी तरफ देखना। ठीक है, ये इधर इस पेज पे इलस्ट्रेशन, इधर आंसर है। इधर से पढ़ा, हाँ ये टिक करता जा रहा हूँ, हाँ ये आ रहा है समझ में, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये मैंने भी यही सोचा था, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। अकाउंट सॉरी हाँ, तो प्लीज ऐसे मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ। तो पहली चीज तो आपने क्या करना है, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि इसी में ही आपको एक क्यूआर कोड दे रखे हैं। ठीक है, तो वहां से आप क्यूआर कोड से एडिशनल क्वेश्चंस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा, इसके अलावा आप एडिशनल कोई और बुक से भी कर सकते हो, अगर आपके पास पड़ी हो या किसी के पास हो जिसमें पुराने साल की हो, चलेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके अकाउंट्स के कोई ऐसे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा हो तो मेरे से पूछ लेना कि सर मैंने ये किया है ठीक है या नहीं। तो तीसरा आप कर सकते हो, किसी का भी अगर पुरानी बुक आपके पास हो, कोई और बुक, नॉट टीएस ग्रेवाल। अगर आप टीएस से कर रहे हो तो आप दूसरी बुक कौन सी हो गई, डीके गोयल हो गई, चतुर्वेदी हो गई, आपकी क्या नाम है, एस सी शर्मा हो गई, तो बहुत सारी और बुक्स आती है मार्केट में। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक ये हो गया। इसके अलावा मेरे से आप अलग से ले सकते हो, जैसे किसी ने मुझे रिक्वेस्ट डाला हुआ है, अभी तक मैं भेज नहीं पाया हूँ, लेकिन आई विल जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आज बाय एंड ऑफ द डे आपको एडिशनल क्वेश्चंस भेज दूं। तो किसी को भी इस तरह से प्रैक्टिस करनी हो बेटा, यू हैव टू बी आफ्टर मी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है अपने बैठे बैठे अपने आप ही सब चीजें मिलती रहेंगी। तो अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा करना है, मेहनत एक्स्ट्रा करनी है, तो आपको मेरे पीछे पड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी स्निग्धा आप कुछ कह रहे थे बेटा। यस सर, क्वेश्चन 2 में हाँ 8th पार्ट में एक बार आप समझा सकते हो, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या राइट होता राइट, है? मैं समझा देता हूँ। बेटा होता क्या है, पहले तो डाउटफुल डेट का मतलब समझ लेते हैं क्या है। डेट्स तो समझते हो आप, डेट का मतलब है डेटर, डेटर को छोटा करके हमने बना दिया डेट। ठीक है, तो डाउटफुल डेट का मतलब हो गया कि हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ डेटर्स से हमें पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा ये प्रोविजन वाला। अब यही प्रॉब्लम आता है क्योंकि प्रोविजन देखो आपने सीखा नहीं अभी तक, तो आप पहुंचे नहीं वहां पे, लेकिन उसका क्वेश्चन यहाँ आ गया। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कई बार आता है। तो आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा प्रोविजन एंड रिजर्व, चैप्टर है पूरा, देखो जरा इंडेक्स में मिलेगा आपको, प्रोविजन एंड रिजर्व करके पूरा एक चैप्टर है। तो वहां हम सीखेंगे प्रोविजन होता क्या है और हम किस तरीके से इसको बनाते हैं। पर प्रोविजन अल्टीमेटली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। प्रोविजन में क्या करते हैं हम, जो भी फ्यूचर में अगर कोई नुकसान होता हुआ दिख रहा है तो उसे रिकॉर्ड करते हैं बाय वे ऑफ अ प्रोविजन। ठीक है, उसमें हमें पक्का तो है नहीं ना कि कितने अमाउंट का नुकसान होने वाला है, हमें एक अंदाजा है। तो ऐसे ही
अगर बैड डेट हो जाते हैं, हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि आज की डेट पे भाई बैड डेट हो गया, तब तो हम बैड डेट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि फ्यूचर में कोई बैड डेट हो सकते हैं, यानी अभी डेट्स डाउटफुल है, पक्का नहीं हुआ बैड डेट, तो ऐसे केस में हम प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, उसका नाम चेंज कर देते हैं, बैड डेट की जगह क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर है स्निग्धा? ओके सर, मैंने यस अभी सर, बहुत थैंक डिटेल यू। में नहीं बताया है, अभी ओवरव्यू देने की कोशिश करी है, बाकी तो आगे जाके जब प्रोविजन और रिजर्व का चैप्टर आएगा तो वहां पूरा डिटेल में अच्छे से समझेंगे इसको। और कोई ओके सर। डाउट बेटा? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ जी, किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड गाइस। परिका, स्निग्धा एंड शशांक, बेटा आपका कोई डाउट? ओके, निशाद बताओ बेटा क्या डाउट है? सर ये जो 9th और 13th क्वेश्चन है उसमें उसका आंसर अक्रूवल भी हो सकता है। 9th पढ़ते जरा, अक्रूवल क्या है, assumption। सेल इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो और इनवॉइस। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये तो क्वेश्चन सेम मेरे यहाँ पे भी था ना। नहीं सर, ये वाला नहीं। ये गुड सोल्ड ऑन कौन सा क्रेडिट करिए? टू रमेश, 9th वाला। अच्छा, मैं 11th पे पहुंच गया, सॉरी। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश, रमेश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसका तू क्या बता रही है बेटा, क्या आंसर? सर एक तो डुअल एस्पेक्ट होगा और दूसरा हाँ, अक्रूवल हो सकता है। अक्रूवल कर सकते हैं, बट लेकिन बेटर कौन सा है यहाँ पे, ये चीज समझो। देखो अक्रूवल हो सकता है, दिमाग में आ सकता है आपके कि भाई हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स में, क्योंकि अभी चाहे क्रेडिट सेल पे, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अक्रूवल मेथड फॉलो कर रहे हैं। अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहे होते तो हम अभी इसको सेल नहीं मानते। तो आपने सोचा सही है, गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानूंगा। लेकिन बेटर कौन सा है, यहाँ स्पेसिफिकली एंट्री बता रहा है वो कि इसको डेबिट और इसको क्रेडिट करो, तो दो एस्पेक्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो बेटर हो गया ड्यूअल। हाँ, लेकिन अक्रूवल हो सकता है, इफ यू आर आस्किंग मी दिस, अक्रूवल आंसर हो सकता है। अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो मैं दोनों आंसर करेक्ट कर दूंगा। और पूछो निशात। और सर जो 13th है उसका अक्रूवल मतलब हो सकता है उसका। Harpreet has entered into agreement whereby he earns 10 lakh for the services to be provided in the next year. The income should be recognized as revenue in the next year after services have been provided. हो सकता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली रेवेन्यू की बात कर रहा है, तो बेटर अगेन फिर से वही मैं कहूंगा, देखो बेटर है क्योंकि रेवेन्यू, स्पेसिफिकली रेवेन्यू की बात कर रहा है। अगर जनरल नेचर में बोल रहा होता ना, कोई रेवेन्यू की बात नहीं होती, या तो सिर्फ एक्सपेंस की हो रही होती, तो एक्सपेंस में तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन लग ही नहीं सकता, या जनरल होता जैसे पीछे मैंने एक दिखाया था परीक्षा को कि हमने ट्रांजेक्शन वर्ड करके लिखा हुआ था, नॉट स्पेसिफिकली रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की बात कर रहा है तो वी वुड प्रेफर कि जब स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड आपका प्रिंसिपल है तो आप वो मेंशन करो। अदरवाइज आई एम विद यू अगेन, अक्रूवल हो सकता है। ठीक है, ईशा आप बताओ बेटा। आपने, किसने हैंड रेस किया था, किसी और ने भी तो किया था निशात के सर अलावा? हाँ हो गया, कौन सा था बता दे फिर भी, कौन सा प्रॉब्लम था, कौन से वाला? सर 13 ही था, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में हाँ, आया। क्वेश्चन समझ नहीं आया था, अभी समझ आ गया है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ भैया, सर। हरप्रीत कह रहा है, हरप्रीत ने एक एग्रीमेंट में एंटर किया है जिसके हिसाब से उसको अगले साल 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। जो वो अगले साल सर्विसेज देगा उसके उसके 10 लाख रुपए उसको मिलने वाले हैं। तो क्या वो उस 10 लाख रुपए को आज रिकॉग्नाइज कर ले? आज कैसे कर लेगा भाई? रेवेन्यू के लिए तो हमने क्या बोला है कि तभी रिकॉग्नाइज होगा ना जब वो अर्न होगा। हाँ, इसका प्रूडेंस भी हो सकता है, वैसे कहांगे निशा, इसका आंसर प्रूडेंस भी हो सकता है। उन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्निशन लिया हुआ है ना, इसमें हम प्रूडेंस भी कह सकते थे कि भाई प्रूडेंस क्या कहता है कि एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करो। ये बोलता है ना, जो एंटिसिपेटेड लॉसेस है सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करो। क्लियर? मैं तो आपसे खुद एग्री करता हूँ कि कई बार ये ओवरलैपिंग से प्रिंसिपल्स हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सिचुएशन जो भी एक स्टेटमेंट लिखे उस पर एक ही प्रिंसिपल अप्लाई करे, ऐसा जरूरी नहीं है। एक से ज्यादा प्रिंसिपल भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, और ऐसे केस में एग्जामिनर को जो दो तीन प्रिंसिपल, जहां दोनों तीनों प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहे हैं तो वो सारे ही करेक्ट मानने चाहिए। हाँ निशात पूछो बेटा। सर एक बार अप्रूवल assumption और रेवेन्यू रिकॉग्निशन में डिफरेंस एक बार मतलब दोनों बेटा को एक्सप्लेन डिफरेंस कर। नहीं है एक्चुअली, ये दो अलग अलग चीजें हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टेज बताता है कि किस स्टेज पे हमें रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सेल की बड़ी सारी स्टेजेस हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
आपने इनवॉइस रेज किया, आपने गुड्स यहाँ से भेज दिए, गुड्स वहां पहुंच गए, उसने ओके कर दिया, 4 स्टेज बता दिए मैंने। अब सेल में किस स्टेज पे रिकॉर्ड करूँ? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको बताता है कि कौन से स्टेज पे करना है, जब आपने इनवॉइस रेज किया था, क्योंकि उसी समय ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अक्रूवल बेसिस कहता है कि आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस, पहली बात वो दोनों की बात करता है, सिर्फ रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों की करता है। और वो कहता है रेवेन्यू आपको कब, सॉरी, अक्रूवल बेसिस कहता है कि हमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन वी हैव अ राइट टू रिसीव। और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस कौन से कंसीडर करेंगे? फॉर विच वी हैव इनकर्ड ड्यूरिंग द ऑब्लिगेशन। हाँ, ऑब्लिगेशन टू पे आदमी। क्लियर हुआ? तो वो पहली बात तो देखो, अगर दोनों में फर्क समझे तो दोनों जो अप्रूवल है वो दोनों की बात करता है, रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो दोनों की बात करता है, और वो एक प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक प्रॉफिट कैलकुलेशन का बेसिस है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम एक प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका ले रहे हैं, जिसमें वो बता रहा है कि कौन सा रेवेन्यू और कौन सा एक्सपेंस हमें कंसिडर करना चाहिए, वो दोनों की बात करता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रही है और किसी स्टेज की बात हो रही है कि किस स्टेज पे रिकॉर्ड करना है, तो फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज अ बेटर आंसर। ओके, क्लियर है गाइस? चल सकते हैं आगे? ओके, तो अब आ जाते हैं यार हम लोग वापस अपने जो हम लोग कर रहे थे उसमें। हम प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस तो हो गई हैं चैप्टर नंबर 3 में, और क्या बचा है भाई देखिए जरा। इसके बाद एक टॉपिक आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएएस और आईएफआरएस, इंड एएस और आईएफआरएस। ठीक है, तो जरा देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होती है, गाइस जरा ध्यान देंगे। मैंने अभी आपको बताया था गैप, ये दोनों चीजें क्या थी, असम्पशंस और प्रिंसिपल्स, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, क्या कहते हैं हम, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्लियर? मैंने आपको समझाया भी था एक थोड़ा सा आइडिया देने की, स्टोरी सुना करके कि किस तरीके से ये प्रिंसिपल्स आए, और ये जनरल इन नेचर है। ठीक है, ये जनरल है, ये जनरली सारे बिजनेसेस पे लगते हैं, इसमें कोई बिजनेस स्पेसिफिक प्रिंसिपल नहीं बताया हमने अभी तक आपको, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हर बिजनेस के ऊपर लगते हैं। लेकिन अब सारे बिजनेस में एक जैसी ट्रांजेक्शन्स तो नहीं होंगी ना यार, हर बिजनेस में अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन्स होंगी, अलग अलग तरह की सिचुएशंस आएंगी, तो फिर आपको डिटेल्ड रूल्स चाहिए होंगे जहां पे स्पेसिफिक सिचुएशंस को केटर किया जाए। अरे मेरी बात समझ में? एक तो जनरल रूल्स हो गए, जनरल प्रिंसिपल्स हो गए, वो तो हमने सीख लिया, यानी हमें बेसिक अकाउंटिंग करना तो आ गया। आप ये 11th क्लास कर लोगे तो उसके बाद आप बेसिक अकाउंटिंग कर सकते हो, पर क्या आप हर बिजनेस की अकाउंटिंग कर पाओगे? भाई हर बिजनेस में अलग अलग तरह के टिपिकल इश्यूज आएंगे, टिपिकल ट्रांजेक्शन्स आएंगी, बेसिक अकाउंटिंग तो कर लोगे, लेकिन उन टिपिकल इश्यूज का क्या होगा? तो उसके लिए जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स को, स्पेसिफिक इश्यूज को केटर करने के लिए डिटेल रूल्स चाहिए, और वो डिटेल रूल्स कहाँ बनाए गए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उनको क्या बोला गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है गाइस? तो अगर हम देखेंगे तो लगभग, आई थिंक, मेरे को आज की डेट पे याद नहीं है बिकॉज आई एम नॉट इन टच, बट आई थिंक 32 34 ऐसे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू करे हुए हैं। तो ये जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने की बात आई तो सरकार ने आईसीएआई को ये जिम्मा दिया कि भाई क्योंकि आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट हो अकाउंटिंग के, तो आप इसकी डिटेल रूल्स बनाओ। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स को माइंड में रखते हुए लगभग मोर देन 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। आपको वो सब नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये समझना था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। आगे जाके जब आप ग्रेजुएशन में भी आगे जाओगे, कोई अगर सीए करेगा या कुछ करेगा, वहां जाकर के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज उससे पहले आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है गाइज? ठीक है, तो मोर और लेस आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। तो यानी हम इंडिया में जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके लिए गैप तो फॉलो करते ही करते हैं, फिर डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक सिचुएशन अगर डिटेल रूल्स की जरूरत होती है तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे चले जाते हैं। क्लियर? मैंने ये बताई थी आपको, आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करे हुए हैं, उसने एक अपना बोर्ड बनाया पहले, ये सब कहानी है, इस सबको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीड कर लेना एक बार बस कि किस किस तरह से कैसे कैसे फ्लो हुआ। मेन यहाँ से काम शुरू होता है कि एक आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर आप जरा ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। फिर आगे लिख दिया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मुझे समझ नहीं आता क्यों कंफ्यूज करते हैं बच्चे को, दोबारा से वही लिख देंगे तो फिर तो लगेगा सेम ही होगी ना चीज, सेम चीज थोड़ी ना है भाई, डिटेल्ड है। और आगे लिखा है डेट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किस लिए प्रिपेयर, किस लिए फॉलो किए जाते हैं? दो चीजों के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, यानी जो आप अभी सीख रहे हो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे बेटा? आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग करोगे, यानी जर्नल में रिकॉर्डिंग करोगे, फिर लेजर बनाओगे, फिर ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये दो चीजें अभी हम सीखेंगे आगे बनाना। तो ये कैसे बनेंगी, क्या क्या रूल फॉलो होने चाहिए बनने में, एक तो वो, और दूसरा उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, किसी भी चीज को वहां पे कैसे डिस्क्लोज करेंगे, कैसे दिखाएंगे। जैसे दो चीजें होती है, डेटर, जस्ट एन एग्जांपल, डेटर और बीआर, दोनों के दोनों है क्या, जिनको हमने उधार पे माल बेचा है। अब हमें ये दो अलग अलग करके दिखाने चाहिए, या फिर एक और होता है टीआर, यानी ट्रेड रिसीवेबल, यानी हमें दोनों को क्लब करके ट्रेड रिसीवेबल के नाम से दिखा देना चाहिए। क्या बेटर रिप्रेजेंटेशन है, क्या तरीका अपने को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो आगे जाके कंपनी के केस में खास करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज पे तो मैंडेटरी है, हम सबको फॉलो करने होते हैं। तो कंपनीज के केस में खास खास करके कैसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसे उनको अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना चाहिए, क्या क्या आइटम आनी चाहिए वहां पे, वो पूरा डिटेल वहां पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी बता रखी है, ठीक है, क्लियर। तो वो सारी चीजें दो चीजें कवर हो जाती है, एक तो अकाउंट्स कैसे बनेंगे, कैसे प्रिपेयर होंगे, और कैसे उसको आप प्रेजेंट करोगे यानी डिस्क्लोज करोगे। क्लियर हो गया गाइस? तो ये दो चीजें आपकी कवर हो गई यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अगर आसान भाषा में समझे तो सिंपल है, डिटेल्ड रूल्स। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय गाइडलाइंस के नेचर में है, बताता है कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्मिटी, यानी कि सब लोग एक ही तरीके से अकाउंटिंग करें, वरना अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो होगा क्या, टाटा अपने हिसाब से बना रहा होगा अकाउंट्स, रिलायंस अपने हिसाब से बना रहा होगा, कंपेयर करके देख लो, मजा लगे कंपेयर कर पाओ, दोनों की बुक्स उठा के बैठ जाओगे, दो यार इसने क्या करा इसने क्या करा, तो एक भी समझ ही नहीं आ रहा, दोनों की चीजें ही अलग अलग लग रही है, बैलेंस शीट ही अलग अलग दिख रही है। तो इसीलिए ताकि एक जैसी चीजें रहे, हर कोई एक जैसे रूल फॉलो करे, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। मैंडेटरी इन नेचर है, मैंने आपको बताया। हाँ, लेकिन ये इसमें इनकम्प्लीट लिखा है, ये किस पे मैंडेटरी है? ये कंपनीज पे मैंडेटरी है, ठीक है, जो कि आप 12th में जाकर के सीखोगे, कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है उनके लिए मैंडेटरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना। अभी हम किसका सीख रहे हैं? अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप की, वहां मैंडेटरी नहीं होता बेटा, पार्टनरशिप पे भी मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कंपनीज पे मैंडेटरी होता है। फ्लेक्सिबल इन नेचर है, कई जगहों पे ऑप्शंस भी देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस जो बोल दिया बस खत्म। तो कई जगहों पे वो आपको ऑप्शन भी देंगे कि आपके हिसाब से जो आपको इनमें ऑप्शंस में बेटर लग रहा है वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, सब जगह ऑप्शंस नहीं ऑब्वियसली, और तो बहुत सारे भी नहीं होंगे। तो जैसे डेप्रिसिएशन का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, दो ऑप्शंस होते हैं, डब्ल्यूडीबी और स्ट्रेट लाइन, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर एक बार करोगे फिर सालों साल वही चलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये वो सेम हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हमने मोटा मोटा समझ ही लिए। यूटिलिटी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है, टू प्रोवाइड द नॉर्म्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स मतलब रूल्स, क्या आप रूल्स बताते हैं। अगेन सेम ही चीज है, देखो ध्यान से, एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा अकाउंट्स बने, ये एंश्योर करते हैं। क्रिएट कॉन्फिडेंस, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं तो जो भी अगर पढ़ेगा उसको, क्या नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार इसने अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे हैं तो फिर इसका जो प्रॉफिट निकला है वो ठीक होगा, क्योंकि इसने प्रॉपर रूल्स फॉलो करे, ठीक है। लास्ट क्या है? हेल्प ऑडिटर, जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर कौन होता है? जो सीए चेक करने जाता है कि आपने अकाउंटिंग ठीक करी है या नहीं करी है, सब चीज चेक करता है। तो ऑडिटर को गाइडेंस कहाँ से मिलेगी अगर रूल ही नहीं होते? सोचो जरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, एक सीए चेक करने गया है, सामने से अकाउंटेंट कहेगा मैंने तो ये करा है, हम कहेंगे हमारे हिसाब से तो गलत है, वो कहेगा मेरे हिसाब से तो ठीक है। भाई कहीं लिखा तो नहीं ना है, तो फिर कहीं लिखना तो पड़ेगा ना यार, कुछ तो रूल बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक यूनिफॉर्म रूल बनाए गए कि ताकि अगर वो सिचुएशन किसी के ऊपर आए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है, तो सब लोग वही एक ही चीज फॉलो करें, ठीक है। हाँ जी, लिमिटेशन क्या है? मैन मेड है, यानी इंसान ने बनाए हैं, तो ऑब्वियसली जब इंसान ने बनाया तो उसमें परफेक्ट चीज तो कोई बनी नहीं सकती, तो जैसे जैसे नया एनवायरनमेंट आएगा, नई नई चीजें आएंगी, उस हिसाब से उसे चेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है। लॉ में चेंज आएगा या एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, किसी भी चीज में चेंज आएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। दोनों का ही एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले के टाइम पे ई कॉमर्स इतना प्रिवेलेंट नहीं था, इतना क्या था ही नहीं। आप Amazon से, फ्लिपकार्ट से, जो आज की डेट में मजे से घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हो, पहले कुछ नहीं होता था। पहले तो आपको ग्रोसरी स्टोर पे जाना पड़ता था, है ना, कुछ भी सामान लाना फॉर दैट मैटर आपको खुद मार्केट जाकर ही लेके आना पड़ता था। तो ई कॉमर्स करके तो कुछ होता ही नहीं था। तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनिशियली बने तो उसमें ई कॉमर्स का तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ही नहीं, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए उससे रिलेटेड रूल्स कभी उसमें थे ही नहीं।
फिर जब ई कॉमर्स प्रिविलेंट हुआ, जब वो एक नया सिचुएशन, नई चीजें, नया बिजनेस एक आया मार्केट में, तो उससे रिलेटेड फिर उन्होंने पूरी डिटेल गाइडेंस बनाई कि ई कॉमर्स में, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सोचो जरा कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर आर्ग्यूमेंट्स कितने आएंगे। ई कॉमर्स में आप कब सेल रिकॉर्ड करोगे? जब बंदे ने अपने मोबाइल पे यहाँ पे ओके कर दिया, या जब आपकी तरफ से इनवॉइस इशू हुआ, या जब आपकी तरफ से क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, गुड्स जो भी है वो सामने से आपने भेज दिया, या सामने वाले के पास गुड्स पहुंच गया और उसने ओके कर दिया। ई कॉमर्स में तो ये भी होता है कि आपके पास घर पे आ जाए, आप कहते हैं मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया, वापस ले जा। तो फिर देयर हैज टू बी सम डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स ना, कि जो ई कॉमर्स के लिए स्पेसिफिक हो। तो वो सारी गाइडलाइंस, डिटेल गाइडलाइंस सब बाद में दोबारा आई। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले आपके पास लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि लॉ चेंज होता है तो भी आपको गाइडलाइंस अपडेट करनी पड़ती है। जैसे पहले आपका अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे कस्टम, एक्साइज, सेल टैक्स। सेल टैक्स में भी दो होते थे, सेंट्रल सेल टैक्स और लोकल सेल टैक्स। फिर लोकल सेल टैक्स का वैट हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स। और अब ये सारे मर्ज होकर के क्या बन गए हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो ऑब्वियसली जो गाइडेंस पहले दे रखी थी वो सारी चेंज होगी। उसके पहले गाइडेंस थी दूसरे लॉ के हिसाब से, अब गाइडेंस उस हिसाब से अपडेट करनी पड़ेगी। सो पॉइंट इज, लिमिटेशन क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं है कि हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए बन गए, एक बार बन गए तो नहीं। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट अपडेट होगा या फिर लॉ चेंज होगा तो आपको भी उसको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? समझ आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये प्रॉब्लम है बेटा, ये वाली प्रॉब्लम जो थी उसी से रिलेटेड थी जो आपने अभी कॉन्सेप्ट किया था ना, ये एक्चुअली गलत जगह प्लेस्ड है। ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी ऊपर, जहाँ हमने प्रिंसिपल्स और वो समझे थे, अजम्पशंस। वही सेम चीज है जैसे हमने डिस्कस की। तो ये वाली प्रॉब्लम आप कर सकते हो, अपने आप करके देखना, नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब बात आती है IFRS क्या होता है। किसी को पता है IFRS क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो मैंने बता दिया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? IFRS। एनीवन? हाँ जी ईशा बताओ। सर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बस इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होते हैं। वो तो वर्ल्ड वाइड में तो इंडिया भी आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन होते हैं जो करने पर, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो इसका मतलब अगर कोई नेशनल कंपनी है तो वो AS फॉलो करेगी, और कोई मल्टीनेशनल है तो वो IFRS फॉलो करेगी। हाँ। ओके, निशात आप बताओ बेटा। सर जैसे कि जो अभी पढ़ा था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ, लेट्स नॉट कॉल इट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक नाम आगे जाके आने वाला है, उसको वो अभी हम पढ़ेंगे, हमने नहीं पढ़ा है, उसको बोलते हैं इंड AS, शॉर्ट फॉर्म इंड AS। तो दीज जो अभी हमने पढ़ा वो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मत बोलो, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, ठीक है। तो मैं सॉरी आपको बीच में रोका मैंने आपको, पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या है? सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ बेटा। सर ये ग्लोबली फॉलो होता है, और मतलब जो ईशा ने बोला भाई, कुछ उसमें और ऐड करना चाहती है? मैं समझ गया जो ईशा ने बोला वही। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मतलब वो भी अगर इंटरनेशनली कर रहे हैं तो उसको भी साथ में रख के करना पड़ेगा, और दोनों फॉलो करनी पड़ेंगे। दोनों फॉलो करें, अच्छा चलो देखते हैं। पर ईशा आप बताओ बेटा क्या कहना चाह रहे हो? बट आई एम हैप्पी कि ईशा, निशात आप लोग ट्राई कर रहे हो। आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है फॉर दैट मैटर, औरों के भी दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करोगे बेटा वो दिमाग से निकलेगा नहीं, और आपका थॉट प्रोसेस रुक जाता है अगर आप ये ट्राई नहीं करो। अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं ना देखो, अब मैं थोड़ा सा सॉरी ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। जब हम बच्चे थे ना, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो हमें बड़ा एनकरेज किया जाता था, हाँ चलो बेटा ऐसे करो ऐसे करो, कोई नई चीज कर रहे हो अच्छी बात है करो। जैसे जैसे बड़े होते चले गए ना, तो कहीं ना कहीं ये एनकरेजमेंट खत्म होती चली गई। अब हम अपने आपको उल्टा, आपको रोक दिया जाता है कहीं ना कहीं, माइंड में ऐसा बन जाता है कि यार मैं गलत ना बोल दूं, कुछ गलत ना हो जाए। अरे हो जाएगा गलत तो क्या हो गया? जब आप कुछ करोगे, जब आप कुछ बोलोगे, तभी तो आप सीखोगे, तभी तो आपका जो माइंड है वो डेवलप होगा अपने आप। अगर आप ये चीजें जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो अपने आप कैसे सीखोगे? आपने नोटिस किया कि 11th में, अभी तक आप 10th तक क्या करते थे? एक एक क्वेश्चन आपको हाथ से कराया जाता था, टीचर करके दिखाता था क्वेश्चन। मैंने एक भी नहीं करके दिखाया, मैंने करके दिखाया है? मैंने आपको सारे बाद में डिस्कस किया, पहले आपसे कराया है। क्यों? क्योंकि मेरा अप्रोच डिफरेंट है बेटा। मैं चाहता हूं कि आप खुद क्वेश्चन को पढ़ना सीखो,
खुद सोचना शुरू करो कि क्वेश्चन का मतलब क्या होगा। ये नहीं कि जो मैंने बता दिया वही होगा। मैंने इसीलिए जितने भी ये प्रिंसिपल्स और ये वाला जो डिस्कस किया, पहले आपसे बोला ना करो पहले अपने आप, फिर हमने डिस्कस किया, ताकि अगर आपका थॉट प्रोसेस कुछ था, जैसे निशात ने, ईशा ने, आप लोगों ने कुछ मेरे से डिस्कस किया कि सर मेरे हिसाब से तो ये वाला भी लगना चाहिए प्रिंसिपल, तो फिर मैंने आपको बताया कि हाँ मेरे हिसाब से लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। पर जब तक वो आप सोचोगे नहीं, वो पहला स्टेप आप नहीं लोगे, तो आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी बेटा। तो प्लीज पार्टिसिपेट किया करो। हाँ कौन बताया था? परीक्षा, बताओ बेटा। सर ये वो होगा कि जब ओवरसीज ट्रेड होता है तो क्या नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं जब दो कंट्रीज के बीच में trade ओके तो आप कहना चाह रहे हो कि That's अगर it. मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कुछ खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ या वाइस वर्सा, है ना, तब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लगेंगे। ओके स्निग्धा आप बताओ बेटा लास्ट, और उसके बाद हाँ फिर सर, मैं मेरा समझाता हूँ भी क्या यही होगा। पॉइंट था कि जैसे कोई कंपनी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के बिजनेस में है ओके तो उनको ये वाले उनके ऊपर रूल्स फॉलो लगेगा। करना। ओके तो यस। मैं अब मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी तक किसी ने भी करेक्ट नहीं बताया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं ऑब्वियसली तो आप कैसे बताओगे। लेकिन हाँ कुछ हद तक निशात और ईशा कुछ हद तक कोशिश कर रहे थे उसके पास पहुंचने का। परीक्षा और स्निग्धा आपने जो बात बोली बेटा कि ये सिर्फ उस पर एप्लीकेबल होंगे IFRS जो कि एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूँ अभी इसका क्या मतलब। पहले समझते हैं IFRS है क्या। देखो पहले उसके लिए थोड़ा सा स्टोरी समझो। इनिशियली जो बिजनेसेस थे वो सारे लोकल थे, यानी अगर इंडिया में कोई कंपनी खुली है या इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा है तो वो इंडिया में कर रहा होगा, क्योंकि पहले ई कॉमर्स और इस तरह की चीजें नहीं थी ना। पहले इनफैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत लिमिटेड थे। अगर आप नोटिस करो तो पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इतना आसान नहीं होता था, बहुत ही कम, उसके लिए लाइसेंसेस वगैरह लेने पड़ते थे, बहुत तामझाम होता था, तो बहुत ही लिमिटेड बिजनेसेस होते थे जो हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। अदरवाइज अदरवाइज होता क्या था, आपका दायरा अपनी ही कंट्री तक लिमिटेड था, और अपने हिसाब से ही अपने इंडिया में ही जैसे आप बिजनेस कर रहे हो सब कुछ हुआ। अब हुआ क्या, जैसे जैसे दायरा बढ़ा, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जहाँ पे मार्केट सिर्फ आपकी कंट्री नहीं रह गई है, ग्लोबल मार्केट हो गई है। यानी आप इंडिया से बाहर भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो, इजी हो गया ये बहुत कुछ। ठीक है आज की डेट पे आप देखोगे इंडिया में कितनी सारी बाहर की कंपनीज हैं जो यहाँ इंडिया में सेटअप कर रखा है जिन्होंने, और यहाँ मजे से अपना माल बेचते हैं। वाइस वर्सा भी है, इंडियन कंपनीज भी बाहर बहुत माल बेचती हैं, और उसके लिए उन्होंने इंडिया के बाहर भी सेटअप कर रखा है। लेकिन अब होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। होता ये है कि इंडिया में जो जिन लोगों ने, जो बाहर की कंपनियां हैं, उन्होंने यहाँ सेटअप कर रखा है। फॉर एग्जांपल कोई यूएस की कंपनी है, जैसे मुझे शायद पता नहीं है लेकिन शायद कोका कोला इज यूएस बेस्ड कंपनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कोका कोला अगर लेट्स से यहाँ पे सेटअप करती है, तो वो तो यूएस के हिसाब से अकाउंटिंग कर रही है। भाई कोका कोला जो यूएस में अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, यूएस में भी होंगे ना भाई अपने जैसे इंडिया में, ऐसे उन्होंने भी तो बनाए होंगे, वो थोड़ी ना वेले बैठे, उन्होंने भी ऐसे ही करा होगा, कुछ ना कुछ रूल्स बनाए होंगे। तो वहाँ के अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हमारे अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना। कुछ चीजें सेम हो सकती हैं, कुछ अलग हो सकती हैं, तो वो फॉलो कर रहे होंगे। जब इंडिया में आके बिजनेस करने लगे, हमने कहा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, उसके हिसाब से बुक्स बनाओ, है ना, उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करो। अब वो कहते हैं कि चलो हम दोनों अलग अलग बना भी ले, लेकिन जब उनके रिजल्ट्स को मर्ज करना होगा, यानी उनको रिजल्ट तो मर्ज करना होगा ना, दिखाना होगा टोटल कितना प्रॉफिट कमाया इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल एज यूएस, तो कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों के रूल्स अलग अलग है, दोनों अलग अलग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जब ग्लोबलाइजेशन आया, जब ये सारा सिनेरियो बना कि सिर्फ आपकी लोकल मार्केट नहीं रह गई, लोग दूसरे दूसरे देशों में जा जाकर भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। ठीक है सिर्फ यहीं से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, वहां भी जाकर के बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, और वहां के हिसाब से फिर उन्हें अकाउंटिंग करे। अगर मैं यहीं से एक्सपोर्ट कर रहा होता तो फिर मुझे तो यहीं के रूल फॉलो करने थे, फिर तो वहां का रूल आया नहीं ना। ठीक है तो वाई आई वाज सेइंग कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात नहीं है, सिर्फ आप वहां जाके बिजनेस सेटअप कर रहे हो, यानी वहां एक एंटिटी बना रहे हो, वहां जाके आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे अब यहाँ पे कोका कोला की मैं बात कर रहा था, कोका कोला की इंडिया में भी कंपनी, ठीक है, जो ये सारा इंडियन ऑपरेशंस को हैंडल करती है। क्लियर हुआ, मेरी बात समझ आई। तो इसीलिए एक ये नीड अराइज हुई कि भाई सब जगह एक जैसे रूल होने चाहिए यार। अगर हर कंट्री अपने अपने हिसाब से रूल्स फॉलो करती रहेगी, अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी, तो अगर कोई ग्लोबल कंपनी है जो मल्टीपल देशों में काम कर रही है, वो तो परेशान हो जाएगी यार। एक जगह कुछ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दूसरे कुछ और है, तीसरे कुछ और है, चौथे कुछ और है, वो कहे यार मैं इनको कंसोलिडेट कैसे करूं इन सारे रिजल्ट्स को, ये तो हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यूएस में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, यानी कि जनवरी से दिसंबर। हमारे यहाँ क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल से मार्च। करो कंसोलिडेट कैसे करोगे,
कितना मुश्किल हो जाएगा सोचने में कि यार ये तो दोनों पीरियड ही अलग अलग है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और बहुत सारे इतने प्रॉब्लम्स आते हैं रूल्स जब आप देखने बैठते हो कि हर जगह हर कंट्री में अलग अलग रूल्स है। अब होता क्या, अब कहा गया एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएगी। मैं अगेन पूरे सबके नाम नहीं ले रहा हूँ क्या क्या बॉडी के नाम थे, बट एक स्टोरी बता रहा हूँ, वो समझो। तो जब ये सिचुएशन अराइज हुई और ये जब समझा गया कि हाँ यार, जब ग्लोबलाइजेशन जोरों पे था, तब ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमें एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाने चाहिए जो सब कोई अडॉप्ट करे, हर कोई कंट्री अडॉप्ट कर ले। तो सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिले, एक ग्लोबल एक ग्रुप बनाया गया, इंटरनेशनल ग्रुप बनाया गया जिसमें सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उन्होंने मिल करके एक कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए जिसका नाम दिया गया IFRS। समझ में आई बात? तो बेस्ट प्रैक्टिसेस उठा करके उन्होंने कहा हाँ यार ये रूल बेस्ट है, ये बनाना चाहिए। उसको माइंड में रखते हुए उन्होंने एक रूल्स बनाया जिसका नाम दिया IFRS। तो IFRS एक तरह से है क्या, मॉडल रूल्स, जो कि इंटरनेशनल बॉडी जो अलग अलग कंट्रीज के लोग आए थे उन्होंने मिलकर बनाई थी। उन्होंने एक मॉडल रूल्स बनाया जिसका नाम दे दिया IFRS। अब उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने कहा IFRS को अडॉप्ट कर दो, यानी आप IFRS को, हर कंट्री को बोला गया कि आप सब लोग IFRS को अपने यहाँ पे अडॉप्ट करो और अपने अपने स्टैंडर्ड्स को साइड कर दो, बाय बाय कर दो, ताकि सब जगह एक जैसे ही रूल्स फॉलो। अब जैसे ये बोला गया, कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका हुआ भाई, जो एनवायरनमेंट US में है वो हमारे यहाँ नहीं है, हर जगह का अलग अलग एनवायरनमेंट है, अलग अलग सिचुएशंस है। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो यहाँ के एनवायरनमेंट को देख के बनाए गए, तो हम उसको कैसे फॉलो करें। सिमिलरली जो यहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, यहाँ के लॉज को देख करके बनाए हैं, यहाँ क्या लॉज है, सब जगह एक जैसे लॉज थोड़ी ना है, तो फिर हम उसको कैसे अडॉप्ट करें। तो इनिशियली पहले ये बोला गया था कि IFRS को एज इट इज आप सब जगह सब जने अडॉप्ट करो, सारी कंट्रीज। लेकिन जब रिटेलिएशन हुआ कि नहीं यार हम कैसे अडॉप्ट कर ले सारे लोग, एज इट इज तो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, सब जगह अलग अलग एनवायरनमेंट है, तो दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आप अपने स्टैंडर्ड्स में मॉडिफिकेशन करो, जो जो चीजें आप अडॉप्ट कर सकते हो वो अडॉप्ट करो, और जो नहीं कर सकते रीजन के साथ हमें बताओ क्यों नहीं कर सकते। समझ में आया? यानी एक बीच का रास्ता निकाला गया कि भाई चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आप 100% एज इट इज ये IFRS नहीं ले सकते, पर लेकिन काफी चीजें तो ले सकते हो, तो कौन सी चीज ले सकते हो कौन सी नहीं ले सकते ये बताओ, और एक स्टैंडर्ड्स पे आओ जो इन दोनों के बीच में हो। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ? तो इंडिया फॉलो कर रही थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गाइस प्लीज अपने पे कैमरास ऑन करो, मेरी रिक्वेस्ट है। इंडिया फॉलो कर रही थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और एक IFRS ग्लोबली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए। सॉरी इंडिया फॉलो कर रही थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए गए IFRS। अब इंडिया ने मना कर दिया, हम एज इट इज IFRS को अडॉप्ट नहीं करेंगे, यानी उन्होंने दूसरा मेथड अपनाया जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि कुछ चेंजेस ले लो कुछ मत लो, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो इंडिया ने कहा हम कन्वर्ज करने को तैयार है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ मूव करने को तैयार है। ठीक है, जो IFRS है उसकी तरफ मूव करने को तैयार है। तो इंडिया ने एक नए स्टैंडर्ड्स बना दिए जिसका नाम दिया IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में आए? ये दोनों एक तरह से क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये इन दोनों के बीच में है। कुछ चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एज इट इज रहने दी, और कुछ चीजें हमने IFRS से बोरो कर ली, कि जो चीजें हमें लगा हम ले सकते हैं IFRS से रूल्स में, वो हमने ले ली। तो इंडिया ने अब IND-AS एक नए रूल्स बनाए हैं which are in lines of IFRS, which are not exactly IFRS but are in lines of IFRS, जो कि अब वो धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी 100% इंप्लीमेंट नहीं हुए, अगर हो जाते तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ रहे होते आप। समझ आए मेरी बात? क्लियर? तो अभी धीरे धीरे करके कुछ कंपनीज ऑलरेडी IND-AS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर चुकी है, कुछ कंपनी अभी धीरे धीरे कर रही है, कईयों को मैंडेटरी हो चुका, कईयों को भी मैंडेटरी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड क्या फॉलो करेंगी अब, IND-AS। ठीक है, विच वुड बी इन लाइंस ऑफ IFRS, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है अकाउंटिंग में वो ना हो। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया? मुझे पहले थम्स अप करके बताओ यहाँ तक की स्टोरी अगर समझ आई है तो। ये चीज मैंने यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक लिख के भी दिखाया होगा, देखो यहाँ पे। हाँ जी तनिषा, आपको क्लियर है बेटा? एंड गाइस प्लीज, मैंने अभी रिक्वेस्ट करी थी कैमरास ऑन कर लो यार, थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा कैमरास ऑन कर लेते हैं, एक रिक्वेस्ट है। थोड़ी देर की बात है तो उसके बाद खत्म ही हो जाएगा। हाँ जी प्लीज अपना अपना कैमरास ऑन कर लो यार, थैंक यू। हाँ निशाद बताओ क्या डाउट है बेटा?
सर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, बिल्कुल। तो ये सिर्फ इंडिया में ही फॉलो होता है या फिर बाहर की कंट्रीज भी फॉलो करती है? इंडिया में ही फॉलो होते हैं। हर कंट्री ने अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए होंगे, है ना। तो जो इंडिया में बने हुए हैं वो ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, एएस जिसको हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी तरह यूएस के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसी तरह कनाडा के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जितनी कंट्रीज हैं उन्होंने अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि हमारे हिसाब से यहाँ पे किस तरह से अकाउंटिंग होनी चाहिए। क्योंकि देखो बिजनेस एनवायरनमेंट देखना पड़ता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से बनता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे तो हम ओनरशिप कैसे ट्रांसफर मान लेते हैं, इनवॉइस रेज करते हैं ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह यही कस्टम या ट्रेडिशन फॉलो होता हो। इंडिया में तो ऐसे ही होता है, पर हर जगह जरूरी नहीं है ना। कई जगहों पे ऐसा हो सकता है कि अप्रूवल बेसिस पे ओनरशिप ट्रांसफर होती हो, कंट्रीज में हो सकता है ऐसा होता हो कहीं में। तो वहां के कस्टम के हिसाब से वहां के रूल्स बने होंगे। हाँ और निशा। सर ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो ये भी इंडिया में ही सिर्फ फॉलो होता है या फिर कहीं और भी? ये भी इंडिया में फॉलो ये होते हैं। तो पहले जो कंपनीज थी वो एएस फॉलो कर रही थी। अब क्योंकि बोला गया ग्लोबलाइजेशन के बाद, नहीं भैया अब अपने अपने रूल्स नहीं चलेंगे, हमने आईएफआरएस दे दिया, या तो उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लो, यानी पूरा डिट्टो कॉपी कर लो और बोलो सबको यही फॉलो करें। या फिर अगर आप कहते हो हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से ये नहीं हो सकता, तो आप एक इसकी तरफ पहल तो करो, इसकी तरफ तो चल के आओ। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। यानी आप एक ऐसे रूल्स बनाओ जिसमें आप जितने आईएफआरएस के रूल्स रख सकते हो वो रखो, और जो नहीं रख सकते सिर्फ उन्हीं को हटाओ। ठीक है, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसका नाम दिया इंडियस। तो इंडियस भी कौन फॉलो कर रहा है? इंडियस भी वही इंडियन कंपनी ही फॉलो कर रही है, जो इंडिया में काम कर रही है वही फॉलो कर रही है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। तो सर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो ये हर एक कंट्री के भी होंगे, और जैसे हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया तो वो भी दूसरी दूसरी कंट्री बिल्कुल के? सारी कंट्रीज ऐसी कर रही हैं। तो या तो वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे उनको मॉडिफाई कर रही हैं इन लाइंस विद आईएफआरएस, या फिर वो आईएफआरएस को अडॉप्ट कर रही हैं। दो ही ऑप्शन दिए सारी कंट्रीज को, सिर्फ इंडिया के साथ ऐसा भेदभाव नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होगा। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज तो आईएफआरएस अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ ऑल हो सकता है इन्वायरमेंट उसी तरह का था जो जैसा आईएफआरएस में चीजें बताई गई है। उनके यहाँ रूल्स ऑटोमेटिकली वैसे ही फॉलो हो रहे थे, उन्होंने कहा हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, हम आईएफआरएस को एज इट इज अडॉप्ट कर लेते हैं, हमें ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कई कंट्रीज में तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये एक मेजर शिफ्ट है, ये आसान नहीं है, ये बहुत मेजर शिफ्ट है आपके, जो आप इतने सालों से अकाउंटिंग करते आ रहे हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आईएफआरएस में और जो एएस है उसमें सबसे बड़ा एक मेजर डिफरेंस और मेजर कंटेंशन क्या था? एएस में हम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी हमने जिस प्राइस पे खरीदा उसी पे रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट अलाउड है, डेप्रिसिएशन। हम रीवैल्यूएशन नहीं करते एसेट्स और लायबिलिटीज का, हम बार बार ये नहीं चेक करते कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है। लेकिन आईएफआरएस में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इनबिल्ट है। वो कहते हैं नहीं, आपको हर साल अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना है, यानी मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखना है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो कहते नहीं आपको करो, ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, एग्जैक्टली पता चले कि अगर आज की डेट पे कंपनी बिक जाती है, दिवालिया निकल जाता है, तो एक्चुअली कितने पैसे निकलेंगे एसेट्स में से, वो एक्चुअली पता चले। तो आईएफआरएस इसलिए मार्केट वैल्यू पे फोकस करता है। ठीक है, तो अब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो डिफर करते हैं आईएफआरएस में और एएस में। ऑब्वियसली हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि एएस आपने अभी पढ़े नहीं है, आईएफआरएस पढ़े नहीं है, तो मैं कैसे डिस्कस करूंगा वो चीजें। तो मैंने मोटा मोटा आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की है। और इंड एएस में कोशिश की गई है कि कुछ रूल्स जो आईएफआरएस के ले सकते थे वो ले लिए हैं, और कुछ नहीं लिए। ठीक है, कुछ अपने पुराने हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही रिटेन किए, तो इट इज समवेयर इन बिटवीन। हाँ रजत बताओ क्या डाउट है बेटा? रजत कैन यू हेयर मी बेटा? सर ये सबको गलती से सर हैंड रेज हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो गाइज ये क्लियर है सबको, मैं आगे चल सकता हूँ। तो अब आपको क्लियर हो गया, इंडिया पहले एएस फॉलो कर रही थी, अब वो धीरे धीरे इंड एएस पे आ रही है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, विच आर इन लाइन विद